नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। अब तक 1,30,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। तीसरे दिन आज लगातार 1.5 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच। अब तक 40,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने कहा, सरकारी पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई गई है। यूपीएससी, रेलवे और एसएससी सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 88% से अधिक हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1,924 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। विभाग के अनुसार अब तक 1,30,300 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,797 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे अधिक 214 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि अररिया में 151, भागलपुर में 89, पूर्णिया में 86, सुपौल में 76, सारण में 69 और मधुबनी में 65 मामले दर्ज किए गए हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,47,658 हो गई है। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 16,603 है। विभाग के अनुसार अब तक कोरोना से 754 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल 1,51,033 नमूनों की जांच की गई। इसे मिलाकर अब तक प्रदेश में 40,22,766 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। जांच, पहचान और उपचार की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.72% है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड के 90,633 नए रोगी सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 41 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में 8,62,000 से अधिक लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,065 लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 70,626 हो गई है। देश में कल लगभग 1,652 प्रयोगशालाओं में 11 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,88,31,145 नमूनों की जांच की जा चुकी है और इनमें से 8.5% से भी कम पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वर्ष 23 मार्च को देश में कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या महज 160 थी। पिछले 5 महीनों के दौरान 1,652 सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे। हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में, बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग। जहां पे भी भीड़ ज्यादा है वहां पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए कि कुछ लोग निकल जाएं, उसके बाद। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई गई है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी।
केंद्र सरकार ने अगरबत्ती उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस उद्योग में लगे कारीगरों तक पहुंच और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को अगरबत्ती बनाने वाली 400 स्वचालित मशीनें और पैर से चलाने वाली 500 मशीनें दी जाएंगी। इससे लगभग 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव आयोग कल और परसों सभी जिलाधिकारियों, निर्वाची पदाधिकारियों, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 8 और 9 सितंबर को पटना आ रहे हैं। भाजपा ने चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन भी कर दिया है। वहीं जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय रेल 12 सितंबर से 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 यात्री गाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। इनके लिए आरक्षण बृहस्पतिवार 10 सितंबर से शुरू होंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे की नजर है। वहीं रेल विभाग ने नासिक जिले के देवलाली और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में 2 बार चलने वाली किसान रेल को मंगलवार से सप्ताह में 3 बार चलाने का निर्णय लिया है। पिछले महीने की 7 तारीख से शुरू की गई इस रेलगाड़ी में सीटों की मांग लगभग 4 गुना बढ़ गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। उल्लेखनीय है कि पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों रोहतास, नवादा और जमुई जिले में 1034 करोड़ रुपए की लागत से 51 पथों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि पथों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने प्रथम किस्त की 203 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। इधर नालंदा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 के बख्तियारपुर रजौली खंड का शिलान्यास आगामी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम कुमार ने बताया कि शिलान्यास के 3 सालों के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विविधता में एकता की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और देश के सांस्कृतिक सौहार्द को दर्शाने और प्रचार प्रसार के लिए आकाशवाणी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध संस्कृति और विरासत, खान पान, हस्तशिल्प और रीति रिवाजों को उजागर करना है। इस अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच मैत्री भाव, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि नए भारत का निर्माण हो सके। बिहार और मिजोरम के बीच सांस्कृतिक संपर्कों से संबंधित हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट इस कार्यक्रम के महत्व को चरितार्थ करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम को बिहार से जोड़ा गया है। मिजोरम पर्वतीय राज्य है जहां की खूबसूरत प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। ये समृद्ध संस्कृति तथा सांस्कृतिक और मानव संसाधनों से भरपूर राज्य है। मिजोरम के कुछ लोगों में बिहार यात्रा की सुखद स्मृति अब भी बनी हुई है। डॉक्टर लालनुनपरी साइलो ने पटना मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर की उपाधि ली है। डॉक्टर साइलो ने कहा कि उन्हें बिहार की भाषा और संस्कृति के बारे में कभी किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। When I had stayed in Patna in Bihar for 3 years during 2013 to 16, doing my post-graduation in Patna Medical College. When I stayed there for a while, I realized the city was pretty safe. That is obviously just like in any other parts of the country. The people were, yes, they were friendly. I really didn't face discrimination at my workplace. Actually, I'm quite adaptable anywhere I go. As such, I didn't face much problems adjusting to the place and its culture when I went to Patna, Bihar. मिजोरम के कुछ लोगों को बिहार की होली और छठ जैसे पर्व बहुत पसंद हैं। बोधगया में यूनेस्को धरोहर स्थल और मधुबनी पेंटिंग भी बिहार की समृद्ध विरासत की पहचान है। आइजोल से आयरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कुमार राधारमण। जम्मू कश्मीर में पिछले 16 अगस्त से शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से यात्रियों का प्रतिदिन का कोटा बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए बैटरी चालित वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा ताराकोटा मार्ग और साझी छत स्थित प्रसाद केंद्र में तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर चलाया जा रहा है। यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर लोगों के जमावड़े से बचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति दी गई है। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का आज केरल में निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश सामुदायिक सेवा और उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केशवानंद भारती का भारत की समृद्ध संस्कृति और महान संविधान के साथ गहरा लगाव था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केशवानंद भारती आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राजधानी पटना के आर ब्लॉक रेलवे ट्रैक के किनारे पुलिस और शराब माफियाओं के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस मुठभेड़ में अवर पुलिस निरीक्षक आशुतोष कुमार भी घायल हो गए थे। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के भदरू बिघा गांव में नोनाई नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर अरवल जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की स्नान के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई। भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के बगड़ी रेल पुल के पास अपराधियों ने बेगूसराय में पदस्थापित एक बैंक प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह में बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख की लूट के मामले में शामिल मुख्य आरोपी धर्मेंद्र पासवान को पुलिस ने रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा जिले में प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के तहत पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से तालाब निर्माण और जल भूमि के विकास के लिए 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी उमेश कुमार रंजन ने बताया कि इस योजना के तहत 16 सितंबर तक इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रोहतास जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए जिले के कुल 47 स्थानों को जनसभा के लिए चिन्हित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर से मुलाकात कर दरभंगा एम्स के निर्माण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। अब तक 1,30,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। तीसरे दिन आज लगातार 1.5 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच। अब तक 40,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने कहा सरकारी पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई गई है। यूपीएससी, रेलवे और एसएससी सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।